हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल एनवेलप के बारे में। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। और भी जो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो सरफेस स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो, जैसे कि फिमब्रेई है, फ्लैजिला है, पिलाई, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं फिमब्रे, पिलाई और फ्लैजिला से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल का लेक्चर आपको समझ आया कि नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया हो तो मैं देख लूंगी और आपको वही चीज जो है फिर से रिपीट कर दूंगी एक बारी। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरफेस स्ट्रक्चर्स। सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिमब्रेई, पिलाई एंड द थर्ड वन इज फ्लैजिला। ठीक है, ये है हमारे सरफेस स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में। किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, ठीक है, फ्लैजिला जो है वो किस में हेल्प करता है हमारे, मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरियल सेल पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प किस में करते हैं, वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन बोल सकते हो आप। ओके, लोकोमोशन बोल सकते हो, मूवमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, किस में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे और मूवमेंट में हेल्प करेंगे। एक ही बात है। ठीक है, चलने फिरने में आप बोल सकते हो कि हाँ चलने में ये हेल्प करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो वो उनकी मूवमेंट में हेल्प कराते हैं फ्लैजिला। आया इतना समझ में। अब जो है बैक्टीरियल सेल, जैसे कि हमने पीछे जो स्ट्रक्चर्स देखी थी, ठीक है, चार तरह के की जो हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी उनमें फ्लैजिला सिर्फ एक ही जो कौन सी वाली शेप थी, रोड शेप थी आई थिंक। उनमें ही, सॉरी रोड शेप नहीं, स्पाइरल शेप थी। स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है, उसमें ही हमें क्या दिखा था, उसमें ही हमें फ्लैजिला दिखा था। इस तरीके की स्पाइरल शेप थी और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये फ्लैजिला उससे निकले हुए थे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही में दिखी थी। और जो हमारी जो कोमा शेप थी, ठीक है, या फिर स्फेरिकल शेप थी, या फिर रोड शेप थी, इनमें हमें कहीं पे भी क्या नहीं दिखा, इनमें हमें कहीं पे फ्लैजिला नहीं दिखा। बट हमने ये भी मेंशन किया था कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और मे नॉट भी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का। बट हमें सिर्फ फ्लैजिला हमें दिखाई किस में दिया था प्रॉपरली, वो दिखा था स्पाइरल शेप में। तो अब जो है, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था कि फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो जो बैक्टीरियल सेल जो है, ठीक है, क्या है, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल, में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। अगर उस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो होगी मोटाइल। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो वो होगी नॉन मोटाइल। गॉट इट, इतना आया समझ में। अब जो है फ्लैजिला की हमने बात करी, फ्लैजिला जो है वो मतलब कि एक्सटेंड होते कहाँ से, वो होते हैं जो हमारी जो सेल वॉल जो होती ना, ये यहाँ से एक्सटेंड कहाँ से होते हैं, ये होते हैं सेल वॉल से। क्यों, जैसे कि इनके नाम में मेंशन किया हुआ है कि ये तो सरफेस स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है। अब सरफेस पे ही तो प्रेजेंट हो गए ना। ठीक है, तो वो सेल, अब सरफेस का जैसे कि हम बात कर लेते हैं, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, या फिर हमारी जो सॉरी जो बैक्टीरियल सेल की जो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर है उस पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो उसके सरफेस पे तो ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, ये एक्सटेंड्स होते हैं, फ्लैजिला जो है वो एक्सटेंड्स होते हैं, extends from their cell wall। extends होते कहाँ से, from their cell wall। आया इतना समझ में। ठीक है, अब जो है फ्लैजिला को भी आगे जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, किस में डिवाइड कर दिया गया है, फ्लैजिला को तीन पार्ट में। अब इसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, किसके, फ्लैजिला के, फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं।
ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है? फर्स्ट वन है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट है। सेकेंड वन इज हुक एंड द थर्ड वन इज बेसल बॉडी। ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ बना के, 1 मिनट। जो है ये हमारी ऐसे क्या है, सेल है, ठीक है, सेल है। तो यहाँ पे जो है ये इससे जो अटैच होगा इसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी, ठीक है। बीच में क्या होगा? बीच में हुक होगा, ठीक है। बेसल बॉडी कौन सी होगी हमारी? ये जो अटैच है बेस से जो अटैच है उसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी। तो ये वाली जो है ये है बेसल बॉडी। ये जो यहाँ पे शेप में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ब्लू कलर में, ये है हुक। क्या है? हुक। अब बात आती है फिलामेंट की। ये ऐसे करके कुछ होता है शेप में, ये होता है, क्या होता है ये? इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। आया इतना समझ में कि फ्लैजिला के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। पहला फिलामेंट, दूसरा हुक एंड द थर्ड वन इज बेसल बॉडी। हुक जो बेसल बॉडी है वो अटैच होती है किससे? जो मतलब कि लेयर है, आउटर लेयर जो है बैक्टीरियल सेल की, उससे, जैसे कि नाम में भी मेंशन है बेसल मतलब बेस से अटैच होती है। और हुक जो है वो अटैच होता है किससे? बेसल बॉडी से, ठीक है। और फिलामेंट अटैच होती है हुक से। ये इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो बात है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं फिलामेंट की। जैसे कि फिलामेंट जो है ये ये सबसे बड़ा पार्ट है, दिख रहा है आपको। फिलामेंट क्या है? ये है लॉन्गेस्ट पार्ट। फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। और ये जैसे कि सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, बाहर की तरफ, मतलब कि आपको निकला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कहाँ से? एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ओके, ठीक है। इतना आया समझ में कि फ्लैजिला के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। और जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है। और ये एक्सटेंड होता है सेल सरफेस से बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया है। अब हमने बात करी कि भाई फ्लैजिला की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो फ्लैजिला है वो ये जरूरी थोड़ी ना कि एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कि भाई ये बैक्टीरिया है तो इसके पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फ्लैजिला जो है वो एक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लैजिला में बी वन और सेवरल। एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, ठीक है। आए इतना समझ में। अब जो है हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिलके बना किससे होता है? अब कोई चीज अगर प्रेजेंट है तो वो किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बनी नहीं होती। तो फ्लैजिला जो है एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। गॉट इट? हमने क्या देखा यहाँ पे कि फ्लैजिला जो है वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, उनकी जो वेराइटी है, उनकी जो स्पीसीज है उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो है फ्लैजिला हमने बात कर ली है, ठीक है। तो अब वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है स्टूडेंट्स किससे? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। याद रखना, फ्लैजिला जो है वो किससे बना होता है? वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया है। अब जो है हमारे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी तक तो हमने एक ही कंप्लीट किया है, सेल सरफेस स्ट्रक्चर। अभी तक तो हमने सिर्फ फ्लैजिला के बारे में ही पढ़ा है। अब जो है अब हम पढ़ेंगे हमारे जो और 2 स्ट्रक्चर्स बच गए। कौन सा? फिम्ब्रे बच गया है और पिलाई बच गया है। ये 2 स्ट्रक्चर्स हमारे बच गए हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। इनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिम्ब्रे और पिलाई, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने बात करी थी मोटिलिटी की, मूवमेंट की, ठीक है। तो इन दोनों का जो है, फिम्ब्रे और पिलाई का कोई भी रोल नहीं होता मोटिलिटी में।
सिर्फ फ्लैजिला ही क्या होते हैं, फ्लैजिला ही हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में। फिम्ब्रे और पिलाई का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। गॉट इट, इतना हो गया। ये चीज हमने देख ली, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है, क्योंकि इनका ज्यादा कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे ज्यादा कुछ पढ़ने भी नहीं वाले हैं इसके बारे में। अब जो है फिम्ब्रे की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फिम्ब्रे ये क्या करता है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट में। मतलब कि अगर बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरिया को कहीं पे भी बैक्टीरिया को जो है कहीं पे अटैच होना है, तो ये उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि होस्ट के टिश्यू पे करना है, ठीक है, या फिर किसी और रॉक्स वगैरह पे हो गया, ठीक है, वहां पे अगर इसको अटैचमेंट शो करनी है, तो वो कौन हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा फिम्ब्रे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका रोल लिख देती हूँ कि ये करता क्या है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट। किस में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन अटैचमेंट, जैसे कि होस्ट टिश्यू पे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, होस्ट टिश्यू हो गया, रोग्स हो गए। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, ये हेल्प करेगा अटैचमेंट में। ठीक है, ये चीज याद रखने की कि फिम्ब्रे जो है उसका काम अटैचमेंट का होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है फिम्ब्रे का। अब बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बच गया, सरफेस स्ट्रक्चर, सॉरी थर्ड वन, इसके बारे में, पिलाई के बारे में। ठीक है, ये पिलाई जो है, ये आप देख रहे हो, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। किस तरीके की स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे कि ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली कि भाई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये एक्सटेंड कहाँ से होती है, ये होती है एक्सटेंड सरफेस स्ट्रक्चर से। कहाँ से एक्सटेंड होती है, सरफेस स्ट्रक्चर ऊपर, जैसे कि नाम मेंशन किया हुआ है। अब बात करी थी हमने फ्लैजिला जो है वो किस प्रोटीन से बना होता है, वो बना होता है जैसे कि हमने पढ़ा था फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। इसी तरह से जो पिलाई जो है वो भी एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है, एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे, स्पेशल प्रोटीन किससे बना हुआ है, उसको हम नाम देंगे पिलेन। क्या नाम देंगे, पिलेन। इस स्ट्रक्चर से ये बना होता है, सॉरी मतलब इस प्रोटीन से मिलके पिलाई बना होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो है सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि फ्लैजिला, फिम्ब्रे, पिलाई। ठीक है, फ्लैजिला हेल्प करता है लोकोमोशन में। ठीक है, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या बताया था, हुक बताए थे। ठीक है, हुक बताए थे, बेसल बॉडी बताई थी, हुक, बेसल बॉडी, एंड द थर्ड वन इज फिलामेंट। ये सारी चीजें बताई थी कि नहीं बताई। तो फिलामेंट सबसे इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बेसल बॉडी जो ये अटैच होती है, जो ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल जो है यहाँ से अटैच होती है। ठीक है, और हुक जो है वो बेसल बॉडी से अटैच होता है। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब कि क्या बताऊं मैं, ये हुक जो है दोनों को कनेक्ट करता है, बेसल बॉडी को और फिलामेंट को। तो ये किसका कनेक्शन की तरह काम करता है, बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ये चीजें हमने पढ़ ली। ओके, तो अब जो है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक और स्ट्रक्चर है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर के बारे में। आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर के बारे में। ये मैं हटा देती हूँ अपनी। अभी तक कितना आया आपको समझ में, कुछ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, फिर हम उसको देख लेंगे अपनी जब भी हमें टाइम मिलेगा, मतलब कि या तो इसी क्लास के एंड में, या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे उसमें, या फिर आपके मतलब क्वेरीज के लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे कि हाँ, जिसको नहीं समझ में आया तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, क्रोमेटोफोर के बारे में। क्रोमेटोफोर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। क्रोमेटोफोर, अब जो है ये क्रोमेटोफोर जो है, हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटोफोर जो है ये प्रेजेंट होता है एक साइनोबैक्टीरिया। किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें,
सॉरी, एक मिनट ना, लिख देती हूँ मैं अच्छे से स्पेसिफिकली ताकि समझ में आए। क्रोमेटोफोर ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं कहाँ नहीं। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे एक मतलब कि एक्सटेंड होके एक लेयर सी बनी हुई है, और उसके ऊपर ये आप रेड रेड जो डॉट देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। ठीक है, और ये जो आप रेड कलर के ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे पिगमेंट्स। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होता है? ये स्पेशली साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और साइनोबैक्टीरिया के पास जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे अटैच होते हैं? मैंने जैसे कि अभी बताया, ये पिगमेंट्स जो है अटैच होते हैं क्रोमेटोफोर की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे। पिगमेंट्स जो है वो कहाँ अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं, अटैच्ड ऑन क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेन, अटैच्ड ऑन क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेन। ओके, सिंपल सा, इसका कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ यही मतलब कि थोड़ी सी बात है क्रोमेटोफोर के बारे में कि ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया में जो है ना वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये पिगमेंट जो है प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर की जो लेयर होती है उस पे। ये रेड रेड डॉट आप देख रहे हो ना, ये इनको बोलेंगे हम पिगमेंट्स, और ये क्रोमेटोफोर की लेयर पे प्रेजेंट होती है जो एक्सटेंड होती है कहाँ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोफोर। अब जो है, अब हमने क्या कर लिया? सेल एनवेलप कर लिया है, क्रोमेटोफोर कर लिया है, ये सरफेस स्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, अब हम कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ेंगे, वरना सब मैस हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब देखो, साइटोप्लाज्म जो है वो मतलब कि सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में जो है हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी मतलब कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है। क्या? कोई भी मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म में क्या मेंशन करेंगे? नो मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है। ठीक है, किसकी तरह? यूकैरियोट्स की तरह। जैसे कि यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, बट विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड, बट विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि इसके ऊपर जो है कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये फ्रीली मतलब कि फ्रीली मतलब आप बोल सकते हो कि फ्रीली रखा हुआ है सेल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कोई भी इसको मेम्ब्रेन जो है वो कवर करके नहीं रखी हुई है, फ्रीली पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्ड आप बोल सकते हो इसको एक तरीके से। अब जो है यहाँ पे मतलब कि साइटोप्लाज्म में एक चीज याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो है एक मतलब कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है?
साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो कि मतलब कि राइबोसोम ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये प्रेजेंट तो होता है बट मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट होगा। कैसा होगा? मेम्ब्रेन लेस। राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट तो होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और एक यही इकलौता सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि वो भी मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट होगा। इसके बाहर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कैसा होगा? ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली पाया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और इकलौता यही राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनली यही पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। आई बात समझ में? ये था सिर्फ थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म के बारे में, ज्यादा इसमें कुछ मेंशन किया नहीं गया है साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि मेंशन तो तब किया जाए ना जब इसके पास कोई सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट हो, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसके पास तो कुछ है नहीं, जो भी है वो सब फ्रीली ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल के अंदर, ऐसे ही घूमे जा रहा है। ठीक है, तो और इसमें सिर्फ राइबोसोम ही प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो ये हमने पढ़ा क्रोमेटोफोर के बारे में और थोड़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। अब बढ़ जाते हैं हम आगे, जो कि हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ लेते हैं मीजोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? मीजोसोम्स। ओके ओके, तो चलिए किसके बारे में पढ़ लेते हैं? मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चलो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब जो है मीजोसोम जो है, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको ये क्या है? इसको नाम दिया गया है मीजोसोम। क्या नाम दिया गया इसको? मीजोसोम। तो हम सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा? ठीक है, ये मतलब कि अब ये मीजोसोम की आप एक, ये मैंने रेड रेड जो लाइनिंग करके दिखाई हुई है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी ऊपर भी, ठीक है, तो ये क्या है? ये मीजोसोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हो जाता है अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, अंदर सेल में जो है एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फोल्डेड, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का देखा है आपने यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जब माइटोकॉन्ड्रिया की जो उसके अंदर की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और वो फोल्ड क्यों होती है यूकैरियोट्स में? ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर जो सरफेस है उसका मतलब कि उसका बहुत ज्यादा वो कर सके, सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे मैं जैसे कि लिख देती हूँ, यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की लेयर जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, ऐसे फोल्डेड फोल्डेड। और ये फोल्डेड होती किस वजह से है, क्यों होती है? ताकि ये इंक्रीज कर सके सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो उसकी इनर लेयर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है, और उसको जो है अब्जॉर्प्शन में या फिर जिस भी काम में उसकी जरूरत होती है, ताकि वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, वैसे ही मीजोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो प्लाज्मा जो मीजोसोम बनता कैसे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोसोम्स। आया समझ में कि उसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, इतना हुआ। अब जो है ये जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली लाइन कि अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, तो हम यही लिख ले, सॉरी मतलब कि यही सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये मीजोसोम्स जो है ये बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय द extension of the
extensions of the plasma membrane into the cell. ओके, ठीक है, सेल में मतलब कि सेल की तरफ हो जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब जो है ये तो हमने देख लिया कि भाई अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंशन जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल के अंदर। अब जो है हम इसकी मतलब कि ये जब फोल्ड हो जाती है तो ये मतलब कि इसकी 3 तरीके की शेप बनती है, ठीक है। तो ये जो है जब फोल्ड होती है तो ये क्या है, 3 तरीके की शेप्स बना लेती है। पहली कौन सी हो गई, जैसे कि वेसिकल शेप हो गई। कौन सी शेप हो गई, वेसिकल शेप। दूसरी ट्यूब्यूल शेप की बन जाएंगी, या फिर लेमिला शेप की होगी, ठीक है। मीजोजोम जो है वो अंदर की तरफ, समझ आया ना कि वो एक्सटेंड हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है मीजोजोम। अब मीजोजोम जब अंदर की तरफ फोल्ड होता है तो किस तरीके की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, उसकी शेप किस किस तरीके की होंगी, वो वेसिकल शेप का हो जाएगा, ट्यूब्यूल शेप का हो जाएगा, लेमिला शेप का हो जाएगा। इतना बात आया समझ में? जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि ये मेसोसोम किसकी तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे कि जो इनर लेयर है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है ताकि वो अपना सरफेस एरिया क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये इक्वल है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। इतना है समझ में, ठीक है। अब जो है इसका मेसोसोम का काम क्या होता है, मेसोसोम का काम होता है ये क्या करता है, ये एरोबिक सेल ये क्या कराता है, ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है प्रोकैरियोट्स में। क्या काम होता है इसका, ये क्या करता है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स। गॉट इट, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, कभी कभी देखो, अब एक और चीज है, मेसोसोम। मेसोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। किस में हेल्प करते हैं ये, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब वो करते कैसे हैं ये चीज देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड जो हम देख रहे हैं ना, ये पड़ा होता है, ठीक है, सेल में ऐसे ही फ्रीली। तो कभी कभी क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड जो है ये मेसोसोम से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। क्या होता है, अटैच होता है, जो मेसोसोम और न्यूक्लियोइड जो है अटैच होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मेसोसोम जो है वो किस में हेल्प कर देता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। आया समझ में कि मेसोसोम क्या हेल्प कर देता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर देता है, ठीक है। इतना हमने देखा। और ये क्या देखा था, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखा था कि भाई मेसोसोम क्या करते हैं, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन कराते हैं, ठीक है। अब जो है एंजाइम, जो मतलब अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंजाइम्स की, कि मेसोसोम्स पे जो है कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट ऑन मेसोसोम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट ऑन मेसोसोम्स। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करी थी, ठीक है, तो मेसोसोम जो है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब वो मतलब कि मेसोसोम पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो हेल्प कराते हैं रेस्पिरेशन में। मेसोसोम पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प कराएंगे किसमें, रेस्पिरेशन में, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? अब जो है मेसोसोम क्या करेगा, मेसोसोम कभी कभी जो है वो सेल का कंटेंट जो है वो मतलब कि बाहर निकालेगा, ठीक है। क्या करेगा मेसोसोम जो है, सेल का कंटेंट जो है वो कभी कभी बाहर भी करेगा। और क्या करता है ये, एक तरीके से मतलब जब ये बाहर करेगा, ठीक है, सेल से, तो यहाँ पे क्या पता कभी कभी ये अपना जो भी ये सीक्रेट करेगा, तो यहाँ पे क्या पता ये सेल वॉल की भी फॉर्मेशन में हेल्प करे।
ठीक है, कुछ भी अगर ये सामान जो है सेल से बाहर करता है, ठीक है, तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे सेल वॉल की थिकनेस सेल वॉल की फॉर्मेशन भी कर देता है, थिकनेस नहीं सॉरी, सेल वॉल की जो फॉर्मेशन है वो उसमें भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मेसोसोम, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ऑल्सो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। यह चीज आई समझ में कि कभी कभी जो मेसोसोम जो है बाहर मतलब कि सेल के अंदर से चीजें जो है बाहर सीक्रेट आउट कर देता है, ठीक है। तो वहां पे कभी क्या होता है कि क्या पता जो ये सीक्रेट आउट जो भी ये चीज सीक्रेशन कर रहा हो, ठीक है, उससे क्या पता सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही हो। आई बात समझ में? तो मेसोसोम एक तरीके से किस में हेल्प भी करता है, हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में भी। अब जैसे कि ये इसका काम सीक्रेशन का भी है कि भाई ये सेल से जो है बाहर की तरफ सामान भी सीक्रेट आउट करता है, तो इसका और क्या फंक्शन होता है? सीक्रेशन। मेसोसोम का क्या काम होता है? और सीक्रेशन का, ठीक है। इतनी चीजें आई समझ में। इतने इसमें क्या हमने पढ़ा, मेसोसोम जो है वो बनता कैसे है? वो बनता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया मेसोसोम्स, ठीक है। यही चीज हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करी। अब जो है मेसोसोम जब फोल्ड होती है तो वो 3 तरह की शेप्स बना लेती हैं। 3 तरह की शेप्स कौन सी? एक तो हो गई वेसिकल्स, ठीक है, दूसरी हो गई ट्यूब्यूल और तीसरी हो गई लेमिला। ये आई बात समझ में? अब जैसे कि हमने मेंशन किया था यूकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल लिया था, तो ये इक्वल है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। गॉट इट? आया है समझ में? अब जो है मेसोसोम्स पे ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। किसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन में। और जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा? वो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। गॉट इट? जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा? वो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मेसोसोम जो है वो न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाता है। क्या होता है? अटैच होता है। न्यूक्लियोइड और मेसोसोम क्या हो जाते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम जो है वो कभी कभी डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर देते हैं। आया समझ में कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। गॉट इट? अब जैसे कि हमने बात करी सीक्रेशन की, कि जो कंटेंट जो है वो सीक्रेट आउट करता है सेल के बाहर, तो क्या पता जो कंटेंट वो सीक्रेट आउट कर रहा है वो हेल्प कर रहा हो किसमें? सेल वॉल फॉर्मेशन में। तो ये एक तरीके से किसमें भी हेल्प करता है? सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा मेसोसोम के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट, बट फिर भी हम इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आया कि ये इक्विवेलेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है भाई, देख रहे हो। और एक किस चीज में? एक डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो ये एक तरीके से आप इम्पोर्टेंट इसको मेंशन कर सकते हो कि हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है हमारे पास चीज, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेलुलोला, क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ लिया, सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा? और हमने अभी अभी पढ़ा किसके बारे में? मेसोसोम्स के बारे में, ठीक है। इतना आया कि नहीं समझ में? मेसोसोम थोड़ा सा लग रहा होगा डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा। अब क्या करें, वाइड है ना सिलेबस, और हमें एक एक छोटी छोटी चीज जो है वो पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। किसकी? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब जो है राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। बोथ में कौन से आ गए? यूकैरियोट्स, ठीक है, प्लस प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्लस प्रोकैरियोट्स, मतलब कि राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है प्रोकैरियोट्स की उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में। इतना हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो है हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब प्रोकैरियोट्स में जो है वो कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, वो पाया जाता है 70s टाइप राइबोसोम, 70s टाइप राइबोसोम पाया जाता है। आई इतनी बात समझ में, कौन सा पाया जाता है 70s, जबकि यूकैरियोट्स में कौन सा पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है 80s। ठीक है, कौन सी पाया जाता है, 80s टाइप राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है 70s। ठीक है, अब जो है इसके साइज की बात कर लेते हैं। राइबोसोम का जो साइज है वो कितना होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, वो होगा 15 nm, 15 nm बाय 20 nm, nm मतलब नैनोमीटर, 15 से 20 नैनोमीटर तक का इसका साइज होगा। ठीक है, और जो है राइबोसोम जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, क्या होंगे, फ्रीली प्रेजेंट होंगे, किसमें, साइटोप्लाज्म में, फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इतना देखा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में किस टाइप का प्रेजेंट होता है, 80s, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें किस तरीके का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70s। ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। अब बात आती है साइज की, साइज कितना प्रेजेंट होगा, साइज इसका प्रेजेंट होगा 15 nm से नैनोमीटर से 15 से 20 नैनोमीटर तक। ठीक है, फ्रीली प्रेजेंट होगे साइटोप्लाज्म में। अब जो है ये हम देख लेते हैं। अब राइबोसोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम जो है वो क्या होंगे, वो एसोसिएटेड होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी ना सेल की, प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सेल है, सॉरी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे राइबोसोम्स जो है कहाँ एसोसिएट होंगे। ठीक है, ये एक चीज तो ये मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, with plasma membrane of the cell। ठीक है, ऑफ द सेल, कि राइबोसोम्स कहाँ पे एसोसिएट होंगे, वो होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल की, वहां पे। ठीक है, अब हमने बात करी थी यहाँ पे 70s की, इसके सब यूनिट्स की हम अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो 70s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसकी दो सब यूनिट होती हैं। सब यूनिट होती कौन कौन सी है, एक तो होती है 30s, एक होती है 30s एंड द अनदर वन इज 50s। ठीक है, 70s की दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है 30s, एक होती है 50s। जो 30s होती है वो स्मॉल इन साइज होती है, वो स्मॉलर होती है। जो 50s सब यूनिट है वो कौन सी होती है, वो होती है लार्जर। ठीक है, वो कैसी होती है, वो होती है लार्जर। अब जो है जो 70s टाइप राइबोसोम जो है उसकी सब यूनिट तो अलग अलग है। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे हमें कोई भी काम करना हो, ठीक है, अब जैसे कि हमें, हम कैसे एग्जांपल ये लगा लो कि हमें कोई हैवी बकेट उठानी है, पानी की भरी हुई बकेट उठानी है, बड़ी बकेट है, हैवी है, हम, ठीक है, तो हम क्या, हम उसको एक हाथ से उठा सकते हैं, उस पूरी भरी हुई बकेट को क्या हम ऊपर तक एक हाथ से उठा सकते हैं, नहीं ना। जब हम अपने दोनों हाथ लगाएंगे, ठीक है, दोनों हाथ मिला के उठाएंगे तो वो आसानी से उठ जाएगी, वो क्या होगी, आसानी से उठ जाएगी, और हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा उसको उठाना। ठीक है, इतना है समझ में। तो एक हाथ से हमें इतना फायदा नहीं हो रहा था, ना ही वो हमसे उठ पा रही थी, हमारे मतलब की बॉडी पे बहुत ही प्रेशर भी आ रहा था और दर्द भी हो गया था। लेकिन जब हमने उसको दोनों हाथों से उठाया पानी की भरी बकेट को, तो हमारे लिए इजी हो गया, बहुत ही मतलब आसानी से हमने उसको उठा लिया, और हम कंफर्टेबल भी थे और ना ही हमें कोई पेन हुआ। तो ऐसे ही जो 70s राइबोसोम है, 30 और 50 इसकी सब यूनिट, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों इनएक्टिव हुई। किस तरीके का हुआ ये राइबोसोम, ये हुआ इनएक्टिव फॉर्म। किस तरीके का हुआ, इनएक्टिव फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि अकेला इंसान जो है जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, हर एक को मतलब किसी ना किसी की जरूरत होती है ना। तो ऐसे ही इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तभी ये दोनों मिलके काम करेंगे। अकेले जो है ये अलग है, ये अलग यूनिट है, तो ये इन दोनों का कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो इनएक्टिव है, ये तो ऐसे ही प्रेजेंट हो, इनका कोई हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब ये दोनों मिल जाएंगी, ठीक है, ये दोनों जब कैसे फॉर्म बना लेंगी, ये दोनों ऐसे बना लेंगी, ठीक है, छोटी वाली ऊपर और बड़ी वाली जो सब यूनिट है वो नीचे। ठीक है, अब ये इस कैसी हो गई, ये हो गई एक्टिव फॉर्म,
ये हो गई राइबोसोम की एक्टिव फॉर्म 70s टाइप। गॉट इट? इतना आया समझ में कि भाई जब ये दोनों यूनिट अलग अलग थी, ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही ये दोनों मिल जाती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक्टिव फॉर्म में 70s टाइप राइबोसोम की। ठीक है, इतना आया समझ में? तो चलो थोड़ी सी और चीज मैं, एक और दो चीजें हैं वो मेंशन कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो कहाँ से मिटाऊं, ये मिटा लेती हूँ मैं यहाँ से। हाँ, अब देखो, अब जो राइबोसोम का काम क्या होता है, इनका काम जैसे कि हमने यूकैरियोट्स में भी पढ़ा है कि इनका ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस। सॉरी, क्या करते हैं? प्रोटीन बायोसिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, क्या करते हैं? प्रोटीन बायोसिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। गॉट इट? क्या करते हैं? प्रोटीन बायोसिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और जो ये राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते कहाँ हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये हो गई एमआरएनए की स्ट्रैंड 5' to 3'। ठीक है, इतना हुआ। तो यहाँ पे जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं एमआरएनए पे। कहाँ पे? यहाँ पे अटैच होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और ये बनाएंगे प्रोटीन्स। क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। आई बात समझ में? जो राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ पे अटैच होते हैं? ये अटैच हो जाते हैं हमारे जो मतलब कि एमआरएनए है वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं, और एक्टिव फॉर्म में जाके अटैच होते हैं। इनकी आप देख रहे हो इनकी फॉर्म कैसी है? ये एक्टिव, यहाँ पे हमने मेंशन करी है कि एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन। आई समझ में? क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है एक मतलब कि एक सिंगल एमआरएनए का जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उस पे बहुत सारे क्या अटैच होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, या हम बोल सकते हैं पॉलीराइबोसोम बोल सकते हैं, और हम उसको बोल सकते हैं पॉलीसोम, और क्या हम बोल सकते हैं उसको? पॉलीसोम। ठीक है, आया समझ में? जब जो एमआरएनए का जो स्ट्रैंड होता है उस पे मतलब कि बहुत सारे जो है सिंगल सिंगल राइबोसोम जो है, सॉरी, मतलब कि एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत ही ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या अटैच होते हैं? बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो उस चीज और क्या ये सारे अटैच होके एक चेन बना लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि भाई इस पे जो एक सिंगल एमआरएनए का स्ट्रैंड है उस पे सिर्फ 3 ही बना के मैंने दिखाए तो 3 ही प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होंगे, एक सिंगल जो चेन होगी, ठीक है, स्ट्रैंड होगी जो एमआरएनए की, उसपे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है, और मतलब कि ये सब अटैच होके एक तरीके की चेन बना लेंगे, लॉन्ग चेन। ऐसे ये बहुत सारे ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, और ये क्या बना लेंगे? एक तरीके की चेन बना लेंगे। ठीक है, और उस चेन को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है पॉलीराइबोसोम। जैसे कि नाम में भी मेंशन है पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, और राइबोसोम, ये राइबोसोम तो हो ही गए हमारे। ठीक है, तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है? एक सिंगल एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है उस पे बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और वो क्या बना लेंगे? एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, और उस चेन को नाम दिया गया है पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। गॉट इट? इतना है समझ में? ये था हमारा राइबोसोम के बारे में। ठीक है, अब जो है इसकी हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था कि इसके पास 80 एस टाइप राइबोसोम होता है। एक इसकी यूनिट होती है 60s, एंड द अनदर वन इज 40s। ठीक है, ये दो सब यूनिट होती है इसके पास। ठीक है, और जबकि 70 के पास कौन सी होती है? 70 के पास होती है, एक होती है 50s
और एक होती है 30s। दो तरीके की सब यूनिट होती है, ठीक है। इतना है समझ में कि राइबोसोम्स जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास जो है 70s टाइप राइबोसोम होती है। कौन सी होती है? 70s टाइप राइबोसोम। 50 नैनोमीटर और या फिर 20 नैनोमीटर जो है इसका साइज होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका साइज कितना होता है, 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ओके। इसके पास एक्टिव फॉर्म होती है 70s टाइप। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो इनएक्टिव फॉर्म होगी। राइबोसोम की कैसी फॉर्म होगी? इनएक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है। और एक सिंगल mRNA की जो स्ट्रैंड होती है उस पर बहुत सारे क्या अटैच होते हैं, बहुत सारे अटैच होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये सारे राइबोसोम एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA पे जब प्रेजेंट होते हैं तो ये मिलके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं जिनको नाम दिया गया है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ठीक है। जैसे कि हमें पता है राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा ये सारी चीजें राइबोसोम के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अभी हमारा क्या बचता है? अभी हमारा बचता है न्यूक्लियोइड के बारे में। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, न्यूक्लियोइड के बारे में, है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना कुछ है नहीं वैसे, बट फिर भी चलो अभी जो है हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोइड, ठीक है। चलो न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। अब देखो न्यूक्लियोइड जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेक्ड होता है। प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? नेक्ड, ठीक है, फ्रीली, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इस पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये अनकवर्ड रहता है, ठीक है। नेक्ड हो गया, फ्रीली हो गया, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या है, ये जो है आप इसके कहीं पे भी एंड्स देख रहे हो, कहीं पे भी हमें जो है इसका कोई एंड तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके पास कोई फ्री एंड नहीं होता, नो फ्री एंड, नो फ्री एंड। देखो अब जैसे कि हम फ्री एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री एंड कब नहीं होगा? जब जो है डीएनए कैसा होगा, जब डीएनए सर्कुलर होगा तो उसके ही तो फ्री एंड नहीं होंगे ना। सर्कुलर ऐसा हुआ, ठीक है, तो उसके जो है वो फ्री एंड कैसे हुए? फ्री एंड तो है ही नहीं ना, इसके सर्कुलर शेप में है। अगर डीएनए जो है लीनियर शेप में है, ठीक है, डीएनए कैसा है? लीनियर शेप में है, तो ही कैसे होंगे? उसके दो फ्री एंड होंगे, एक ये और एक ये, फ्री एंड हुए ना। लेकिन जब सर्कुलर डीएनए है तो उसका तो कोई फ्री एंड है ही नहीं, तो इसमें क्या हम बोलेंगे कि ये कैसा है? सर्कुलर डीएनए कैसा है ये? जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, ये क्या है? सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। और ये कैसा डीएनए प्रेजेंट? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, शॉर्ट में लिख देती हूँ जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इतना है समझ में, ठीक है। और ये लॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कि भाई छोटा सा डीएनए प्रेजेंट हो गया, नहीं, ये लंबा होता है काफी सारे। ये सिर्फ ऐसे ही मतलब कि फ्रीली है और ऐसे ही एक गुच्छे के शेप में पड़ा रहता है, तो इसलिए आपको छोटा ही दिखेगा, बट ऐसा है नहीं कि बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। तो नेक्ड होता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। और क्या होगा, इसके कोई फ्री एंड नहीं होते, ठीक है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब जो है इसकी जैसे कि यूकैरियोट्स में देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो डीएनए की पैकेजिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? डीएनए की पैकेजिंग। अब जैसे कि ये हिस्टोन है, ठीक है, इसके हम देखते हैं ना कि हाँ ऐसे डीएनए जो है वो रैप हुआ रहता है, मतलब कि इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ ना लिपटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं हो पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में,
ठीक है, नो हिस्टोन प्रोटीन, नो हिस्टोन प्रोटीन, गॉट इट, नो हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इतना देखा हमने। अब देखो, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब जो सर्कुलर डीएनए रिंग जो है, ठीक है, विदाउट हिस्टोन, ठीक है, इसके पास हिस्टोन भी नहीं है और इसके पास सर्कुलर डीएनए रिंग है, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सिंपल सी बात है ना भाई, जब उसमें है ही नहीं हिस्टोन प्रोटीन, उसकी पैकेजिंग ही नहीं हो रखी है डीएनए की, ठीक है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो उसमें पैकेजिंग नहीं है डीएनए की, और वो डबल सर्कुलर है, ठीक है, सॉरी मतलब कि डीएनए जो है किस तरीके का है, सर्कुलर है, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्या, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, कि भाई ये तो पक्का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसमें ये चीजें तो मेंशन ही नहीं है, तो ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब एक और चीज जो है ये इसमें यहाँ पे सेल में जो बैक्टीरियल सेल है इसमें मेंशन की है, कौन सी, प्लाज्मिड, कौन सी है, प्लाज्मिड। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर शेप में है और स्मॉल है, ठीक है, कैसे हैं, प्लाज्मिड जो है स्मॉल है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। अब जो है ये तो मतलब कि हमारे पास मतलब कि मेन डीएनए हमारा ये हो गया, ठीक है, कि भाई इसका काम है कि आगे मतलब कि रेप्लिकेशन वगैरह का जो भी है इसका काम, ये अपना काम करता रहेगा, ये जो है हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। ये जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ये सेल के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा में हम गिन नहीं लेते कि भाई ये खिलाड़ी है ये तो एक्स्ट्रा में है, तो ऐसे ही ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि स्मॉल है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये भी कैसा है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, ओके। और ये भी कैसा है, फ्री नेक डीएनए, फ्री नेक डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड के बारे में, कि भाई प्लाज्मिड जो है स्मॉल इन स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, फ्रीली नेक्ड मतलब कि फ्रीली नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसे ही हमने न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा था कि ये भी नेक्ड है, फ्रीली है, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस है, ओके, कोई इस पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, इनके इसके पास कोई भी फ्री एंड्स नहीं है, इसका मतलब अगर इसके पास कोई फ्री एंड नहीं है तो डीएनए कैसा हुआ, डीएनए सर्कुलर हुआ, ठीक है। और इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, गॉट इट, ठीक है। और अगर इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर है, और इसके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो वो किस तरीके का क्रोमोसोम होगा, वो होगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम। किस तरह, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम। गॉट इट, इतना हमने पढ़ लिया। तो हमने सारी यहाँ पे चीजें जो हैं वो कवर कर ली हैं। सेल एनवेलप के बारे में पढ़ लिया है, सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। इतना हो गया कि भाई ये इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और भी इसमें मतलब कि चीजें हैं, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन की गई है एक और चीज, वो भी हम पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, हम पढ़ लेते हैं एक और चीज के बारे में, ओके। बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास यहीं खत्म कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या है उसका नाम, उसका नाम है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मतलब कि ये इसका काम क्या होता है इंक्लूजन बॉडी का, ये मटेरियल्स को रिजर्व करके रखती है, क्या करती है, रिजर्व करके रखती है, स्टोर करके रखती है रिजर्व्ड मटेरियल्स, ठीक है। क्या करेगी, रिजर्व्ड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में,
present in cytoplasm, present in the cytoplasm। ठीक है, अब देखो ये इंक्लूजन बॉडीज जो है वो रिजर्व्ड मटेरियल है। ठीक है, क्या है, रिजर्व्ड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में। अब जो है ये मतलब कि इंक्लूजन बॉडीज जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। छोटे छोटे जो मतलब ग्रेन्यूल्स हम बोल सकते हैं दानेदार। ठीक है, जैसे कि मिट्टी में छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, कभी भी आप मुट्ठी में मिट्टी उठा के देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको छोटे छोटे से मिट्टी के दाने दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स मतलब कि इंक्लूजन बॉडी जो है किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। अब जो है मतलब कि ये जो जो मतलब कि इंक्लूजन बॉडीज जो हैं, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंड लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये भी जो है ये फ्रीली प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने अभी मेंशन किया, ये प्रेजेंट होंगे फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म में फ्रीली होंगे। और ये भी किसी मतलब कि ये जो है बाउंड नहीं होंगे किसी भी मेम्ब्रेन से, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, not bounded by any membrane। got it? ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में, इतना हो गया। अब देखो, अब जो इंक्लूजन बॉडी का एक बारी हम फिर से पढ़ लेते हैं। ये क्या करेगी, ये रिजर्व मटेरियल को ना स्टोर करके रखेगी। इंक्लूजन बॉडी क्या करेगी, रिजर्व मटेरियल को क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी। ठीक है, अब जो रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखेगी वो किस फॉर्म में रखेगी, वो रखेगी इनसोल्यूबल फॉर्म में, इनसोल्यूबल फॉर्म, स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन। ठीक है, जो रिजर्व मटेरियल हैं उनको स्टोर्ड करके रखेगी इंक्लूजन बॉडी किस फॉर्म में, इनसोल्यूबल फॉर्म में। आई बात समझ में। और इंक्लूजन बॉडीज जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे दाने दाने की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड किसी भी चीज से बाउंडेड नहीं होती, मतलब कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि हम इसके इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल। क्या आता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये चीजें हमने इसके वो कर लिए, मेंशन कर लिए। आई बात समझ में। तो इंक्लूजन बॉडी का क्या काम होता है, ये स्टोर करके रखता है रिजर्व मटेरियल को इनसोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये फ्रीली प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन इस पे कोई अटैच नहीं होती, कोई इस पे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है ये। ठीक है, और ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे अगर आपको मतलब कुछ ना समझ में आया ना, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ क्या कमी रह गई, या फिर कौन सा पार्ट आपको कुछ समझ नहीं आया हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।